पुरअसरार कहानियों में एडवेंचर, सस्पेंस और क्राइम स्टोरी तो शामिल होती है, लेकिन उनमें मजाक का अंसर शामिल करना एक मुश्किल तरीन काम है। ज़ैर नज़र स्टोरी में ये अनोखी खूबी पैदा की गई है और फ़राईन मिस्र की लातादाद पुरअसरार कहानियों में उसके हैरत अंगेज दास्तान की शमूलियत एक मुनफरिद अमल है, और जहां उसमें लम्हा लम्हा सनसी है वहां बेख्तियार कहके भी शामिल हैं। एडवेंचर, सस्पेंस और तंदो मज़ा से भरपूर नावल M.A. राहत के कलम से ताबूत। दिल चाह रहा था कि सर के बाल नोच डालूं और इतना खुजाऊं कि भेजा बाहर निकल आए। मैंने आहिस्ता से सर खुजाया और ना समझने वाले अंदाज में भारी भरकम शख्स की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। फिर वह बोला, यह हकीकत है मिस्टर मंसूर कि यह शख्स बातश है और उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। गोया अब मैं बातश नहीं हूं। मैंने सवाल किया। नहीं, लेकिन बातश से आप किस कदर मिलते जुलते हैं इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए, और हमने इसीलिए ये लाश अभी तक महफूज रखी है, वरना उसे कत्ल हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। उसके बदन पर स्प्रे करके बदबू ख़त्म कर दी गई है, लेकिन स्प्रे का असर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। अगर आप कहें तो ताबूत बंद कर दिया जाए। नहीं, मुझे इसके गले मिलकर धाड़े मार मार कर रो तो लेने दो। बदबख्त मेरा ही हमशक्ल क्यों था, मैंने कहा, और वहां बैठे हुए कुछ लोगों के होंठों पर कफीफ सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। भारी भरकम शख्स ने गंजे को इशारा किया और गंजे ने ताबूत का ढकना बंद कर दिया। फिर वो लोग उसी ताबूत को उसी ट्राली पर वापस ले गए। मेरी खोपड़ी फिजा में मुअल्लक हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या गोरख धंधा है। बहरतौर कुछ ना समझने वाले अंदाज में मैंने भारी भरकम शख्स की तरफ देखा। अगर बातश मर चुका है तो आप लोगों को यकीन आ गया होगा कि मैंने जो कुछ कहा है वही सच है कि मैं बातश नहीं हूं। हाँ, हमें यकीन हो गया है, लेकिन इस बात ने हमें इतना हैरान किया कि आप बातश ना होने के बावजूद उसकी हमशक्ल क्यों है। कि आपके चेहरे पर कोई मेकअप है, उसका भी अंदाज़ा लगा लीजिए मोहतरम, और मोहतरम चीफ मैं हाजिर हूँ। मैंने मुंह आगे करते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा मिस्टर मंसूर, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भारी भरकम शख्स ने बैठे हुए लोगों में से एक को इशारा किया और वह अपनी जगह से उठ गया। उसने जेब से एक छोटा सा चिपटा सा बक्स निकाला, फिर उसके ऊपरी हिस्से में कुछ करने लगा। चंद ही लम्हात के बाद बक्स में एक साइफन नमूदार हो गया और वो शख्स मेरे नज़दीक पहुंच गया। उसने साइफन की फवारें मेरे चेहरे पर मारी और मैंने आंखें बंद करके चेहरा पीछे हटा लिया, लेकिन वो मेरे चेहरे पर मेकअप तलाश करते रहे और फिर मैं इत्मीनान से बैठ गया। चंद लम्हात इंतज़ार करने के बाद उस शख्स ने रुमाल से मेरा चेहरा साफ कर दिया और उसके बाद ठोड़ी उठाकर देखने लगा। गर्दन के नीचे भी उसने टटोल टटोल कर देखा था, मगर कोई चीज़ होती तो उसे मिलती। उसने गर्दन खम करके कहा, नहीं जनाब, ये असली चेहरा है। खाल उतार कर देख लो, मुमकिन है खाल के नीचे कोई और चेहरा बरामद हो जाए। मैंने तंदिया लहजे में कहा, लेकिन किसी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। भारी भरकम शख्स संजीदा निगाहों से मुझे देखता रहा और फिर उसने धीमे लहजे में कहा, आपके साथ अब तक जो वाक़यात पेश आए हैं मिस्टर मंसूर, उनके तहत कोई भी शख्स होता तो उसकी कैफियत आपसे मुख्तलिफ नहीं होती, वो हमसे बरगश्ता ही होता। लेकिन आप अपनी आंखों से देख चुके हैं कि जिस शख्स के धोखे में आपको अगवा करके लाया गया था, उसकी और आपकी सूरत और जिसामत में सारा मुँह फ़र्क नहीं। चुनांचे इन हालात के तहत आप हमें किसी हद तक बेगुनाह करार दे सकते हैं, ताहम इंतहाई अफसोस के साथ आपके साथ की जाने वाली ज़्यादतियों की माफ़ी तलब की जाती है, इस उम्मीद पर कि आप फराख दिली से काम लेंगे। मेरे हलक से बेख्तियार कहका आज़ाद हो गया था, लेकिन उनके चेहरों पर संजीदगी ही छाई रही। बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे हैं आप लोग। मुझे एक कैदी की हैसियत से यहाँ लाया गया और कैद रखा गया। मैं आप लोगों की तहवील में हूँ। इस अजाब से बचने के लिए जो आप लोग मुझ पर मुसल्लत करने वाले थे, मैंने अपने आप को बातश तस्लीम कर लिया। तो अब आप इस बात पर मुसर हैं कि मैं बातश नहीं हूँ। दोस्तों, ज़रा फैसला कर लेने दो कि हम में से पागल कौन है। आप सब कुछ कहने में हक बेजानब है मिस्टर मंसूर। हम अपनी इस गलती को तस्लीम कर चुके हैं, तो फिर अब मेरे लिए क्या हुक्म है, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। मैंने भारी भरकम शख्स को बगौर देखते हुए कहा और उसके चेहरे पर अजीब से आसार फैल गए।
फिर उसने दूसरों की तरफ देखा और फिर गला साफ करके कहा, बातिश हमारे लिए एक इंतहाई अहम शख्सियत थी। उसके ज़रिए हम एक ऐसा काम करना चाहते थे जो ईरानी हुकूमत के मफाद में है, और ये इंतहाई अहम मसला है। हमारे लिए बातिश भी हुकूमत का आदमी नहीं था, बल्कि ऐसा गैर मुतल्लक शख्स था जो मुआवजा लेकर हर किस्म के काम कर दिया करता था। ईरानी नसाद होने की हैसियत से वो इस बात को तस्लीम कर चुका था कि हमारा काम गैर कानूनी अंदाज होने का बावजूद गैर कानूनी नहीं है, बल्कि हुकूमत ईरान को इस वक्त दरपेश संगीन मसाइल में वो बड़ी अहमियत रखता है। ताहम उसने हमारा पेश करदा मुआवजा कबूल कर लिया था और हमने उससे मुआवजे की आधी रकम उसे अदा कर दी थी। लेकिन जो काम हम उससे लेना चाहते थे वह हमारे लिए इतना अहम है कि हम मुआवजे वगैरह की फ़िक्र नहीं करते। मिस्टर मंसूर, आपकी कौमियत क्या है और आपकी माली हैसियत क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन ईरान के कौमी मफाद के सिलसिले में अगर आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दें तो उसके लिए हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार होंगे, और शुक्रिया के साथ साथ ही आपको एक ग्रां कदर मुआवजा भी पेश किया जाएगा, जिसकी आधी रकम हस्बे रवायत आपको इसी वक्त अदा की जा सकती है। बारी बार कम शख्स ने अपनी मेज़ की दराज में हाथ डाला और ईरानी करेंसी नोटों की बहुत सी गुड़ियाँ निकालकर मेरे सामने रख दी और फिर बोला, ये इतनी रकम है कि आप अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा माली सुकून में बसर कर सकते हैं, और अगर आप माली तौर पर मुतमिन आदमी हैं तो भी ये रकम इतनी गैर दिलचस्प नहीं कि कोई आसानी से इसे ठुकरा दे। आप हमारी पेशकश कबूल कर लें मिस्टर मंसूर, और बातिश बनकर हमारा एक बहुत सा मामूली सा काम कर दें। दर हकीकत ये काम किसी और के ज़रिए लिया जा सकता है, लेकिन हम किसी पहलू को तशन्ना नहीं छोड़ना चाहते। आपसे दरख्वास्त की जाती है कि लाखों इंसानों की भलाई के लिए एक हुकूमत की मदद करें और माली फ़ायदा भी हासिल करें। खूब। और मैंने आगे बढ़कर नोटों की गुड़ियाँ देखीं और फिर उन पर हाथ रख दिया। दौलत मेरी कमज़ोरी थी और उसकी महरूमी ने हमेशा मुझे दर बदर रखा था। चुनाचा इस वक्त उसके अलावा जहन में और कुछ नहीं था कि मैं एक खासी बड़ी रकम का मालिक बन रहा हूँ, और कोई भी याद नहीं रहा था, यहाँ तक कि रामीस भी। और फिर रामीस तो वैसे भी ज़ुबानी हद तक रहा था, और कोई बहुत बड़ा कारनामा उसने मेरे लिए अंजाम नहीं दिया था, और मेरे इस अंदाज पर उन सब के चेहरे खुशी से खिल उठे। आपका बेहद शुक्रिया मिस्टर मंजूर। हर ज़ी अकल आदमी यही फ़ैसला करता, और यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त आपका शुमार हमारे बेहतरीन दोस्तों में है। ना सिर्फ हमारे दोस्तों में बल्कि हुकूमत ईरान के दोस्तों में। और आपकी इस मंजूरी के बाद आपकी हैसियत तब्दील हो गई है, और अब इस इमारत में आप एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत रखते हैं। बराह करम ये रकम अपनी तहवील में ले लें और हमें खुशी होगी। मुझे भी खुशी थी, चुनाचा मैंने तमाम गुड़ियाँ अपनी जेबों में ठूस ली, और उसके बाद उन तमाम लोगों ने मुझसे हाथ मिलाए, और भारी भरकम शख्स ने कहा, बस अब आप आराम कीजिए, मैं बहुत जल्द आपसे दूसरी मुलाकात करूँगा। दरअसल हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं, इसलिए आपको इंतहाई मुश्किल वक्त में ये मुख्तसर रोल समझना होगा। इमारत वही थी, कमरा दूसरा था जो पहले कमरे से कहीं ज़्यादा कुशादा और खूबसूरत था। अपने कमरे में आकर मैंने नोटों की गुड़ियाँ गिनी और फिर सोचने लगा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ का क्या बंदोबस्त करूं। कोई फ़ैसला नहीं कर पाया था। ज़ाहिर है कि जिस काम के लिए मुझे जाना था उसमें नोटों की गुड़ियाँ तो अपने साथ नहीं ले जा सकता था, लेकिन कम अज़ कम ये बात बाइसे तमानत थी कि मामला ईरानी हुकूमत का था, और मुमकिन है कि मुझे इस खौफ से निजात मिल जाए कि मैं यहाँ गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुआ हूँ। तकरीबन 1 घंटे के बाद वही भारी भरकम शख्स अंदर आया और मुस्कुराते मुझसे बोला, मेरा नाम हारिस शाह है और अब आपसे इंतहाई ज़रूरी अमूर पर गुफ्तगू हो जानी चाहिए। मैं तैयार हूँ मिस्टर शाह, मैंने कहा। आपके बारे में तफसीलात मिस्टर मंजूर, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मैंने वारिस शाह को अपने मुल्क का नाम बता दिया और उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, आपकी गुफ्तगू और आपके लहजे से हम लोगों ने यही अंदाज़ा लगाया था कि यहाँ ईरान में कब तशरीफ़ लाए। यूँ समझ लो सिर्फ चंद रोज़ कबल आमद की वजह। आप यकीन नहीं करेंगे मिस्टर हारिस, मैंने जवाब दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने बारे में बताइए, आपकी बात का यकीन किया जाएगा। फिर मैंने खाला शहादत के घर से लेकर निमरोज़ तक पहुँचने की सारी रूदाद उसे सुना दी। हारिस शाह मुतहय्यराना अंदाज में और किसी कदर मशकूक अंदाज में मेरी सूरत देखता रहा और फिर आहिस्ता से बोला, गोया आपका कोई पेशा, आपकी कोई मसरूफियत नहीं है। नहीं दोस्त,
पेशे और मसरूफियत के लिए ही सरगर्दा था। ये बातें मेरी समझ में सही तरह से नहीं आईं। उसके बावजूद आपने जो कुछ कहा है मैं उस पर यकीन किए लेता हूँ, और अगर वाकई आप किसी गहराई में नहीं हैं तो मिस्टर मंसूर, यूँ समझ लीजिए कि अब आप ईरान में आपकी हैसियत एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान के तौर पर तस्लीम कर ली जाएगी, और कोई आपसे यह सवाल नहीं करेगा कि आप गैर कानूनी तौर पर यहाँ कैसे दाखिल हुए। दूसरी बात मैं एहतियातन और अर्ज़ कर देना चाहता हूँ मिस्टर मंसूर, वो ये कि अगर आप किसी ऐसे इरादे से भी यहाँ आए हैं जिसमें आपका माली मफाद वाबस्ता है और ईरानी हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, तब भी उस काम की अंजाम दही के बाद आपसे तावन किया जाएगा, और हम लोग कतई ये मालूम करने की कोशिश नहीं करेंगे कि आपकी यहाँ आमद का मकसद क्या है। मैंने नेक नियति से ये अल्फाज कहे हैं। हाँ, अगर आपकी आमद के मकसद में ईरानी हुकूमत का कोई नुकसान है तो फिर दोस्ताना तौर पर आपसे दरख्वास्त की जाएगी कि आप वो सब कुछ ना करें और यहाँ से चले जाएं। लेकिन दूसरी सूरत में अगर आपका बयान दुरुस्त है तो मैं हर तरह आपकी मदद करेंगे, और ये बात आपके लिए बासे इत्मीनान होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ मैं किसी गलत मकसद के तहत नहीं आया और ईरानी इंतज़ामिया को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। चलिए, बात ख़त्म हो गई। अब मैं आपको मुख्तसरन आपके काम की तफसील बता दूँ। यूँ समझ लीजिए कि ये ईरानी हुकूमत का गहरा राज है जो आपको सौंपा जा रहा है। आपका काम सिर्फ इतना होगा मिस्टर मंसूर, आपको हुकूमत ईरान के ख़िलाफ़ एक अहम राज हासिल करना है, और उसकी तफसील यूँ है कि खातून वहदत बलीगा बज़ाहिर तो ईरानी शहरियत रखती हैं, लेकिन उनके बारे में यह बात हुकूमत के रिकॉर्ड में आ चुकी है कि वो कुछ गैर मुल्की कुव्वतों के लिए काम कर रही हैं। हुकूमत ईरान का एक अहम राज वजारत दाखिला से चोरी हो गया है, जिसमें खातून वहदत बलीगा का हाथ बताया जाता है। सिर्फ जोबा ही नहीं बल्कि अब एक ठोस हकीकत बन चुकी है। खातून वहदत बलीगा एक शख्स की मुंतज़िर है जिसे इस राज को ठिकाने लगाने का काम अंजाम देना है, और उस शख्स का नाम आतिफ कमाल है। नौउमरी के ज़माने में यह मुल्क से बाहर चला गया था, लेकिन मकामी बशिंदा है। लेकिन अब यही शख्स इस राज की दुश्मन मुल्क के हाथों फ़रोख्त का ज़रिया बनेगा। खातून वहदत बलीगा इस शख्स का इंतज़ार कर रही थी। हमें जब तफसीलात मालूम हुए तो हम खातून वहदत बलीगा पर बराह रास्त तो हाथ नहीं डाल सके, क्योंकि ख़ुद उनकी अपनी शख्सियत भी मुस्तहकम है और हमारे पास कोई सबूत नहीं। लेकिन आतिफ कमाल को हमने बड़ी होशियारी से यूगोस्लाविया से गिरफ़्तार कर लिया, और अब वो ईरानी हुकूमत का कैदी है। और ये चुप बात है कि आतिफ कमाल बातिश का हम शक्ल है और आप इन दोनों के हम शक्ल। गोया जो काम हम बातिश से लेना चाहते थे, उसकी मौत के बाद आपको उसका हम शक्ल होने की वजह से बहसीयत ये अंजाम देना पड़ेगा। मेरे पेट में एक बार फिर कैका मचल गया। यक न शुद्ध तीन शुद्ध। लेकिन अब इसमें हैरत की कोई बात नहीं थी, और मेरे खदू खाल ना जाने कितने इंसानों को धोखा दे चुके थे। आने वाले वक्त में इस चेहरे की बनावट और एक हल्की सी जुम्बश से इसकी तब्दीली होने वाले नकूश ना जाने किस किस मुसीबत का शिकार बनेंगे। बहरहाल मैं संजीदगी से वारिस शाह की गुफ्तगू सुनता रहा, और फिर उसने कहा, अब आपको थोड़ी सी रिहर्सल करा दी जाएगी, और उसके बाद मुकर्रर वक्त पर आपको शानदार पार्टी में शरीक होना पड़ेगा, जिसमें आपकी मुलाकात खातून वहदत बलीगा से होगी। मुख्तसरन तमाम तफसीलात आपको बता दी जाएंगी ताकि आप अपना काम बखूबी अंजाम दे सकें। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, चुनाचा आप जल्द अज जल्द अपने आप को इस काम के लिए तैयार कर लें। मैं अपनी आमादगी का इजहार कर चुका हूँ मिस्टर शाह, मैंने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी थोड़ी देर के बाद कुछ लोग आपके पास पहुँच जाएंगे जो आपकी मुकम्मल ब्रीफिंग कर देंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। वह मुझसे एक गर्मजोशी में इजाफा करके उठने लगा तो मैंने कहा, मेरे पास आपके एडवांस की दी हुई जो रकम महफूज है, मैं उसे किसी बैंक में रखवाना चाहता हूँ। मुझे दे दीजिए और मैं फौरी तौर पर इसका बंदोबस्त किए देता हूँ। उसने जवाब दिया और मैंने उस पर भरोसा कर लिया। हारिस शाह चला गया और मैं दिलचस्प वाक़यात पर गौर करने लगा। मज़ीद कुछ देर के बाद एक दराज कामत औरत, जिसकी उम्र 40 से ऊपर थी, लेकिन जो अपने बदन की बनावट और हसीन नकोश की बिना पर उस उम्र में भी दिलकश लगती थी, मेरे पास आ गई और मुअद्दब लहजे में बोली, आइए मैं आपको ब्रीफिंग रूम में ले चलूं। मैं औरत के साथ चलता हुआ उसी इमारत के एक ऊपरी हिस्से में पहुंच गया जहां एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ था। हॉल में 3 अफराद मौजूद थे। एक तरफ एक स्क्रीन लगा हुआ था और उसके सामने की तरफ
एक प्रोजेक्टर रखा हुआ था और फिर मुझे बैठने की पेशकश की गई और 2 आदमी मेरे साथ बैठे गए। तीसरे आदमी ने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया और स्क्रीन पर बिजलियां सी तड़पने लगीं। थोड़ी देर के बाद एक चेहरा स्क्रीन पर नजर आया और मेरे पास बैठे हुए एक शख्स ने बताया कि यह वहदत बलीगा है और वहदत बलीगा के बारे में उसी ने मुझे मुख्तसरन तफसील भी बता दी कि वो ईरान के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और उसके ताल्लुकात खासे वसी हैं। फिर मुझे असल आतिफ़ कमाल की सूरत दिखाई गई और ये देखकर मुझे हैरत हुई कि वह मुझसे या बातिश से मुख्तलिफ नहीं था और उस शख्स के बारे में मुकम्मल तफसीलात मुझे बताई गईं। और उसके बाद आतिफ़ कमाल की एक फ़िल्म चलने लगी और मैंने उसे खाते पीते बोलते सोते दिखाया गया और मैं उसकी एक एक अंदाज को नोट कर रहा था। 3 बार ये फ़िल्म मुझे दिखाई गई और मुझसे पूछा गया क्या मैं मुतमिन हूँ, तो मैंने जवाब दिया बिल्कुल ठीक, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसकी नकल बआसानी मैं कर सकता हूँ। आतिफ़ कमाल की आवाज़ भी मुझे सुनाई गई थी, जिसमें और मेरी आवाज़ में फ़र्क ज़रूर था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करके बोलने की कोशिश करता तो उसमें नाकाम नहीं रहता। उसके बाद मज़ीद कुछ देर तक मुझे तफसीलात बताई जाती रहीं कि मुझे खातून वहदत बलीगा से किस तरह मिलना है, क्या गुफ्तगू करनी है और उसके आइंदा के हालात के लिए क्या सूरत हाल पेश आएगी और किस तरह मेरा राब्ता हारिस शाह के आदमियों से रहेगा। ये तमाम बातें ज़हन नशीन कराने के बाद मुझसे उनके सिलसिले में मुख्तलिफ तरीके से सवालात किए गए, जिनके जवाब मैंने नहायत इत्मीनान बख्श दिए, जिसका इज़हार उनके चेहरों से हो रहा था। और फिर उनमें से एक शख्स ने कहा, अब आप मुकम्मल हैं मिस्टर आतिफ़ कमाल, और उसने मुझे आतिफ़ कमाल के नाम से मुखातब किया तो मैंने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। ठीक है, आप लोग मुतमिन रहें, मैं अपने फ़राइज़ की बजा आवरी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। उसके बाद सिर्फ इंतज़ार था और बाकी काम उन्हीं लोगों को करना था। जो जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की गई वो मेरी ज़ात के लिए बिल्कुल अनोखी और अजनबी थी, लेकिन ऐसा तो बहुत अरसे से हो रहा था। लोग मुझे अपने मामलात के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अलबत्ता उनका नतीजा बड़ा अजीब निकलता था। देखिए इस बार क्या होता है। और मैंने तो अब ज़िंदगी को एक खेल ही समझ लिया और दर हकीकत खेल ही तो होती है। वो वक़्त आ गया जब मुझे उस पार्टी में शरीक होना था जिसमें मेरी मुलाकात खातून वहदत बलीगा से हुई। मैंने उस दौरान अपने आप को मुकम्मल तौर पर इस काम के लिए तैयार कर लिया था और जो रहल मुझे कराई गई उसे मैंने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया। इस दौरान बार बार मुतअद्दिद लोगों का ख्याल आया, जिनमें आखिरी ख्याल आयरन फेरियन का था। पता नहीं उस पर क्या बीती। इश्तहार देने के बाद उसका राब्ता फसाहत खातरी से हो सका या नहीं। बहर तौर मेरा तो खेल ही तब्दील हो गया। अब अगर मौका मिला और इस खेल से फारग हो गया तो जैसा कि हारिस शाह ने कहा था कि बाद में मुझे ईरानी हुकूमत से मराद दिलवा देगा, तो फिर मैं आयरन के लिए खुल कर कुछ कह सकूँगा। मैं अपने काम के लिए तैयार था और वही दूर क़यामत खातून जिससे इस इमारत में पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी थी, मेरे पास आई और मुझे चलने के लिए कहा। रास्ते में उसने मुस्कुराते मुझे देखा और बोली, यूँ तो आपकी शख्सियत बहुत शानदार है, लेकिन मैंने आपके लिए जिस लिबास वगैरह का इंतज़ाम किया है उसमें आप नुमाया नज़र आएंगे। वो मुझे कमरे में ले गई और लिबास प्रेस किया हुआ रखा था और उसने लिबास पहनने में मेरी मदद की तो मैंने उससे माजरत कर ली। ये सब मैं खुद कर लूँगा, आप मुतमिन रहें, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी ये तो नहीं है कि आप मुझे लिबास पहनाएं। ओहो, अगर आप पसंद नहीं करते तो ठीक है। वैसे मैं उसकी निगाहों में एक अजीब सी चमक देख रहा था और उस चमक से वाकिफ़ भी था। आखिर वो भी औरत ही थी ना। मैंने लिबास पहना और फिर उसे इशारा किया तो वह मेरे तरफ मतवज्जा हो गई। टाई की नाट उसने खुद अपने हाथों से दुरुस्त की। कम वक्त ज़्यादा से ज़्यादा करीब आने की कोशिशों में मसरूफ़ थी। फिर एक मखसूस किस्म का प्रोफेसर उसने मेरे लिबास पर लगाया, मखसूस किस्म का, और कहने लगी कि यह आतिफ़ कमाल की पसंदीदा खुशबू है और ख़ातून वहदत ये बात जानती हैं। एक बात अगर तुम जानती हो तो मुझे बताओ, खातून वहदत और आतिफ़ कमाल के दरमियान ज़ाती तल्लुकात क्या हैं? ओहो, ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानती, हालांकि ये बात जानना ज़रूरी थी। मैंने इसके बारे में सोचा था। अगर आप ज़हानत से काम लेंगे तो इसका अंदाज़ा आप खुद हो जाएगा। वैसे खातून वहदत बलीगा की उम्र इस वक्त 52 साल है। तब ठीक है। मैंने पुर इत्मीनान अंदाज में गर्दन हिलाई और वह हंस पड़ी। मैंने तीखी नज़रों से उसे देखा तो वह संभल कर मेरे बालों को दुरुस्त करने लगी और फिर उसने अपने लिबास से चंद अंगिश्तरियाँ निकाल कर मेरे हाथों में डाल दी।
یہ آتف کمال کی ہیں جو آپ کی شناخت میں معاون ہوں گی۔ آتش ہمیشہ یہ انگشتریاں پہنے رہتا ہے اور جوتا پہن کر فیتے بھی اس نے باندھے اور اپنے طور پر اس نے مجھے تیار کر دیا۔ مجھے کسی ہتھیار وغیرہ کی ضرورت ہے؟ قطعی نہیں، اس کی نوبت نہیں آئے گی، آپ اطمینان رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھ کر بولی، اب آپ تشریف لے آئیے، آپ کے کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ باہر ایک چھوٹی سی خوبصورت کار کھڑی ہوئی تھی جس میں ڈرائیور موجود تھا اور میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جب کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھی اور عمارت کے گیٹ پر پہنچی تو کسی سمت سے حارث شاہ نکل آیا۔ اس کو دیکھ کر ڈرائیور نے کار روک دی تھی۔ میں آپ کی کامیابی کی دعائیں کرتا ہوں مسٹر منصور۔ سوری، میرا نام آتف کمال ہے، میں نے کہا۔ یقیناً مسٹر آتف کمال، اللہ حافظ۔ ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی اور میں شاہانہ انداز میں کار میں بیٹھا گزرگاہوں کو دیکھتا رہا۔ بہت سے راستے میرے جانے پہچانے تھے، لیکن اب جس راستے پر کار مڑی اس طرف میں پہلے نہیں آیا تھا۔ یہ سڑک زیادہ کشادہ نہیں تھی، اس کے اطراف میں شو روم بنے ہوئے تھے۔ اس کا اختتام ایک چوراہے پر ہوا اور چوراہے سے کار بائیں سمت گھوم گئی۔ پھر کسی قدر ڈھلان میں اتر کر وہ ایسے خوشنما علاقے میں پہنچ گئی جسے شاندار لوگوں کی رہائش گاہ کہا جا سکتا تھا۔ اعلیٰ طرز کی کوٹھیاں اطراف میں پھیلی ہوئی تھیں، ان کے آگے دربان اور کتے گشت کر رہے تھے۔ کار سڑک سے گزرتے ہوئے بل آ کر اسی علاقے کی ایک کوٹھی میں پہنچ گئی جہاں زیادہ ہی گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ گیٹ پر دربان کھڑے ہوئے تھے اور اندر وسیع و عریض لان بکانور بنا ہوا تھا۔ بے شمار کاریں پارکنگ لاٹ میں کھڑی ہوئی تھی اور بہت بڑے سوئمنگ پول کے کنارے بکھری ہوئی گھاس پر کرسیاں اور میزیں لگی ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے کار روکی اور نیچے اتر کر دروازہ کھول دیا اور میں نیچے اتر آیا۔ فوراً ہی سیاہ سوٹ میں ملبوس سمارٹ سے آدمی نے میرا استقبال کیا اور میں نے جیب سے وہ کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا جو چلتے وقت میرے حوالے کیا گیا تھا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں گردن کم کی اور مجھے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا۔ پھر اس نے مشینی انداز میں وہاں کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا، جناب آتف کمال۔ میں نے مسکرا کر گردن کم کی اور لوگوں کے ہجوم کی جانب بڑھ گیا۔ تا حد نگاہ حسن ہی حسن بکھرا ہوا تھا۔ سوئمنگ پول میں خاص طور سے رنگین پانی ڈالا گیا اور اس کی تہہ میں بڑی برقی کمکے جگمگا رہے تھے۔ ہر طرف نوجوان جوڑے مصروف گفتگو تھے۔ بے شمار افراد اس پارٹی میں شامل ہوئے تھے۔ ایران کے چیدہ لوگ یہاں موجود تھے اور مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں آتف کمال کے دوسرے شناسہ بھی یہاں موجود نہ ہوں۔ آتف کمال کی شخصیت کے بارے میں تو اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن جس حد تک معلومات حاصل ہو سکی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہیں باہر سے آیا ہے اور اب وحدت بلیغا سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ایک ویٹر نے شراب کا جام میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں اس سے لے کر ایک گوشے میں جا کھڑا ہوا۔ ہر شخص اپنے اپنے طور پر مصروف تھا۔ مجھے اب کسی شناسہ کی تلاش تھی جو میرے نزدیک پہنچ کر مجھے مخاطب کرے، لیکن اس کے ساتھ ہی میری نگاہیں خاتون وحدت بلیغا کی تلاش میں تھیں۔ فلم کے ذریعے مجھے ان کی شخصیت سے اچھی طرح روشناس کرا دیا گیا تھا، چنانچہ میری نگاہیں گردش کرتی رہیں۔ خواتین کے گول ایک دوسرے سے بھیڑے بیٹھے تھے اور خاتون وحدت بلیغا نظر نہیں آ رہی تھی، اور یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ یہاں نہ ہوں۔ چنانچہ میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور موقع پا کر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا جام ایک گملے میں خالی کر دیا، لیکن اس طرح کہ کوئی میری اس حرکت کو دیکھ نہ سکے۔ اس کے بعد میں معزز مہمانوں کے درمیان چکراتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میری آنکھوں نے خاتون بلیغا کو دیکھ لیا۔ بہت ہی نفیس قسم کے سفید لباس میں خاتون بلیغا نظر آ رہی تھی۔ چہرے پر گہرا میک اپ تھا، آنکھیں بہت حسین اور بے حد کشادہ تھیں۔ وہ پروکار انداز میں کچھ خواتین سے گفتگو کر رہی تھی اور میں ان کی شناخت کے بعد اپنے لیے وہ جگہ متعین کرنے لگا جہاں میں ان سے ملاقات کر سکتا تھا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ خاتون بلیغا نے اپنی دراز کانتی کی بنیاد پر مجھے دیکھ لیا اور پھر تیر کی طرح میری طرف بڑھی، گویا وہ آزادانہ طور پر مجھ سے ملاقات کر سکتی تھی۔ چند ہی لمحات کے بعد وہ میرے قریب تھی اور میں نے مسکرا کر انہیں سلام کی تو انہوں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ کتنی دیر سے میری نگاہیں تمہاری تلاش کر رہی تھی کمال، کہاں چھپے ہوئے تھے؟ میں بھی آپ کی تلاش میں سرگرداں تھا خاتون، میں نے جواب دیا۔ بہت سمارٹ ہو گئے ہو اور پہلے سے کہیں زیادہ۔ اور آپ اپنے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ میں تو جیسی تھی ویسی ہی ہوں۔ ہاں، لیکن مجھے جب بھی آپ نظر آتی ہیں پہلے سے کہ زیادہ حسین اور جوان نظر آتی ہیں۔ اوہو، اور شرارتیں بھی سیکھ گئے ہو۔ تمہاری بے باکی مجھے پسند آئی۔
आओ बैठो, बहुत देर से जो लोग मुझे घेरे हुए हैं। जो हुक्म और मैंने गर्दन खम करते हुए कहा और खातून बलीगा मुझे साथ लिए हुए एक मेज की तरफ बढ़ गईं। मेज के गिर्द पड़ी हुई कुर्सियों में से मैंने एक कुर्सी को घसीटा और बड़े नाज से वो बैठ गईं। मैं उनके सामने ही बैठ गया और शुक्र है किसी और ने हमारे पास आने की कोशिश नहीं की थी। सब खैरियत तो है ना? कम अज़ कम मुझे अपने पहुंचने की इतला तो देते। मैं इंतज़ार करती रही। इसका मौका ही नहीं मिल सका था। मैंने सोचा कि आपसे मुलाकात में ज़्यादा दिक्कत नहीं। यूँ समझिए कि यहाँ तक पहुँचने में मैंने अपनी तमाम सलाहियतें ख़त्म कर दी थी। कोई दिक्कत पेश आ गई थी? खातून बलेगा के चेहरे पर तशवीश के आसार पैदा हो गए। नहीं, इसके बावजूद एहतियात हमारी ज़िंदगी है, मैंने जवाब दिया। हाँ, और तुम जैसा इंसान हमेशा अपने एतराज़ से चौकन्ना रहता है, तुम्हें देखकर इंतहाई मसरत हुई है। बाकी तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन मेरे और तुम्हारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता भी तो कायम है बिलाशुबा, और मैं इस दोस्ती का खुलूसे दिल से एहतराम करता हूँ। सुनाओ, और हमारे दूसरे दोस्त कैसे हैं? सब ठीक है, और अगर मैं किसी को ये बताता कि मुझे आपसे मिलना है तो फिर आपके लिए पैगामात भी लाने पड़ते। हाँ, इस वक्त राजदारी शर्त है, तुम नहीं समझते, और मैंने किस तरह अपने आप को शुबहात से महफूज रखा है। मैं चाहती थी कि जल्द अज जल्द ये काम अंजाम पा जाए ताकि हम अपने फ़राइज़ से निजात हासिल कर लें। यकीनन तुम तमाम तैयारियां मुकम्मल करके आए हो ना? मेरा मतलब है कि मुतलका अफराद से गुफ्तगू कर ली है ना? बिलाशुबा, ज़ाहिर है कि उसके बगैर मैं आपके पास कैसे पहुंच सकता था। तो फिर कोई जगह मुतय्यन करो। हाँ, ये बताओ कि क़याम कहाँ है? उन्होंने सवाल किया। एक प्राइवेट रहायशगाह है। होटल मेरे क़याम के लिए नामौजू होते हैं। मुझसे कब मुलाकात करोगे? जब आप हुक्म दें। कल सुबह 11 बजे मैं अपनी रहायशगाह पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मैं हाज़िर हो जाऊँगा, मैंने जवाब दिया। उसी वक्त एक कोताह गर्दन शख्स खातून बलीगा के पास पहुँच गया और वो मुझसे माजरत करके उठ गई। बहरहाल हमारे दरमियान प्रोग्राम तय हो गया, और ये दूसरी बात है कि मुझे उनकी रहायशगाह के बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन ये काबिल तशवीश बात नहीं थी, और उसके बाद मेरे लिए यहाँ रुकना मौजू नहीं था। वो कार पार्किंग लॉट से बाहर निकल गई जो मुझे यहाँ लाई थी। चुनाचा मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा, लेकिन अभी चंद ही कदम बढ़ा था कि दफ्तर लाइट चली गई और घुप अंधेरा फैल गया। उसके साथ ही एक मोटा कम्बल मेरे ऊपर आ पड़ा और बहुत से हाथों ने मुझे दबोच लिया। इस गैर मुतवक्का सूरत हाल पर मेरे हवास एक लम्हे के लिए गुम हो गए थे। मुझ पर कंबल डालकर दबोचने वाले कई अफराद थे। चुनाचा जद्दोजहद की कोशिश बेअसर साबित हुई। उन्होंने मुझे कंबल समेत उठाया और बर्क रफ्तारी से चल पड़े। मेरा दम घुटा जा रहा था। मेहमानों में शोरो गुल की आवाज़ें बुलंद से बुलंद तर होती जा रही थीं। फिर मुझे किसी गाड़ी में ठोंस दिया गया। गाड़ी स्टार्ट होकर चल पड़ी और वो लोग अब भी मुझे दबोचे हुए थे। घुटन इस कदर शदीद थी कि आंखों में अंधेरा छाने लगा और रफ्ता रफ्ता होशो हवास रुखसत हो गए। ना जाने कितनी देर होश हवास गुम रहे और फिर होश आ गया और रोशनी नजर आई। उस रोशनी में मैंने छत में लगी हुई उस गोल दायरेनुमा ट्यूब लाइट को देखा जिससे ठंडी रोशनी खारिज हो रही थी। उसके बाद अपने आप को महसूस किया। हालात आहिस्ता आहिस्ता जहन में जागे तो ये महसूस करने की कोशिश की कि गाड़ी में हूँ या बाहर निकल आया हूँ, लेकिन यह नीम गनूदगी के बाद की सोच थी। गाड़ी में कम अज़ कम ये ट्यूब लाइट तो नहीं हो सकती। ना ही बदन हचकोले लग रहे थे, क्योंकि अब मैं एक आरामदा मसैरी पर पड़ा हुआ था और वाक़यात मज़ीद कुछ याद आए तो बेअख्तियार उछल कर बैठ गया। तभी मेरी निगाह उन 3 अफराद पर पड़ी जो एक कतार की शक्ल में बुत बने बैठे थे। ये भी गालबन मकामी ही आदमी थे, भारी भरकम जिस्मों के मालिक, लेकिन चेहरे से वो ज़्यादा बुरे लोग नज़र नहीं आ रहे थे। मैं अहमकाना अंदाज में उन्हें देखता रहा और समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या कुछ हो रहा है। जिसका दिल चाहता है पकड़ कर ले जाता है। पता नहीं इन लोगों ने मुझे क्या समझा है। शदीद जंजलाहट ज़हन पर सवार होने लगी तो मैं उठकर खड़ा हो गया। उन तीनों अफराद की नज़रें मेरे चेहरे के साथ साथ घूम रही थी। क्या यह पागल खाना है? मैंने सवाल किया, लेकिन उन तीनों में से मुझे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैं आगे बढ़कर उनके करीब पहुंच गया और वो तीनों बौखलाए हुए अंदाज में खड़े हो गए और सीने पर हाथ रखकर झुके और फिर सीधे खड़े हो गए। मैंने पूछा था, क्या यह पागल खाना है? नहीं। और उनमें से एक ने किसी कदर खौफजदा लहजे में कहा, तो फिर तुम तीनों पागल हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, और हम तीनों भी सही दिमाग हैं। यह कौन सी जगह है और मुझे यहाँ क्यों लाया गया? ये सबसे मुनासिब जगह है, यहाँ पर तुम्हारा एहतराम हो सकता है ए पाक रूह,
اور उनमें से एक ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट की मोहलत देता हूँ। ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है और कौन लाया है। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारी तुम पर होगी। इसका जवाब मैं दूंगा। दरवाजे से आवाज़ आई और एक शख्स अंदर दाखिल हो गया। मैंने उसे देखा और मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। यह प्रोफेसर मैथुन था और उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। पीछे 2 अफराद भी थे जो दरवाजे पर खड़े रह गए। तुम कौन हो? और मैंने एकदम अपने लिए लाहे अमल मुरतब कर लिया था, लेकिन दिमाग की जो कैफियत थी उसे खुदा ही जानता था। क्या प्रोफेसर मैथुन भी हर किस्म की हरकत कर सकता है? एक ख्याल सा उभरा, मगर ज़हन ने खुद ही उसका जवाब दे दिया। जो शख्स किसी गैर मुल्क में दाखिल होकर वहाँ के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए फरआना के कदीम मकबरों में से मम्मियाँ चुरा कर ला सकता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान तो नहीं हो सकता। मुझे अगवा करना और उसके लिए इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन प्रोफेसर मैथुन ने मुझे कहाँ से देख लिया और ये अगवा क्या हैसियत रखता है। ताहम मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला किया कि मैं प्रोफेसर मैथुन से अजनबियत का इजहार करता रहूं। प्रोफेसर मैथुन ने उन तीनों अफराद को पीछे हटा दिया जो अभी तक मेरे सामने खड़े हुए थे। हाँ, आराम से बैठ जाओ और मुझसे गुफ्तगू करो। मैं पूछता हूँ कि तुमने एक मुहज़्ज़ब और शरीफ इंसान को अगवा करने की जुर्रत कैसे की? तुम्हारी तहजीब और शराफत से मुझे इनकार नहीं, मुअज़्ज़ज़ अखनातून, लेकिन अगर मेरी कासा फ़कीरी में तुम अपनी अनायात की कुछ भीख डाल दो तो क्या हर्ज है। मेरी ज़िंदगी एक ऐसे अनोखे तजर्बे से 2-4 होने जा रही है जिसका इंकशाफ अगर इस दुनिया पर हो जाए तो यकीन करो तमाम मुहक्किकीन मेरे सामने कान पकड़ेंगे और मुझे वही आलमी हसीयत और शोहरत हासिल हो जाएगी जो इस वक्त दुनिया के किसी इंसान को नहीं। अजीम अखनातून, तेरी थोड़ी सी अनायत मेरी तकदीर बदल सकती है। मैंने इन तीनों से पूछा था कि क्या ये पागल खाना है, तो इन्होंने जवाब दिया था कि नहीं, लेकिन उसके बावजूद क्या मैं इस जगह को पागल खाना ना समझो? पागल खाना? प्रोफेसर मैथुन ने पलटकर अपने उन साथियों की तरफ देखा जो दरवाजे के दाएं बाएं खड़े हुए थे। उन्होंने भी प्रोफेसर ही के अंदाज में दोहराया, पागल खाना? नहीं, यह पागल खाना तो नहीं है, यह पागल खाना नहीं है, प्रोफेसर मैथुन ने मेरी तरफ देखकर कहा, और मैं दोनों हाथों से सर को पीटता हुआ मसहरी की तरफ बढ़ गया। मैं जानता था कि इस वक्त मेरी तरफ से कोई जारहित सिर्फ मेरे लिए ही नुकसानदाह साबित हो सकती है। दरवाजे पर मौजूद दोनों आदमी शक्ल सूरत से अच्छे नज़र नहीं आते थे और ना ही मुझसे मरूब मालूम होते थे। प्रोफेसर चंद कदम चलकर मेरे नज़दीक पहुंच गया। फ़िरौन की कोई मम्मी आलम अरवा को छोड़कर आलम इंसानियत में आ जाए तो उसे दुनिया का हैरत अंगेज़ वाक़या कहा जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि कदीम फ़राना की रूहें आबदियत रखती हैं और उनकी पुरअसरार तिलस्मी ज़िंदगी दुनिया के लिए हैरत अंगेज़ है, लेकिन उस आबदियत का ये इजहार फ़राना की तहकीक की तारीख़ में सबसे नुमाया हैसियत का हामिल होगा। अजीम अखनातून, तेरा एक मामूली पुजारी तुझसे अपनी बका की भीख मांगता है। मुझे वो लाफानी शोहरत बख्श दे जो मेरी ज़िंदगी का हासिल हो और मैं तहकीक की दुनिया में एक अजीम इंसान कहलवाऊँ। मैं गुस्सीली निगाहों से प्रोफेसर मैथुन को देखने लगा। अंदाज़ा ये होता था कि प्रोफेसर मैथुन मुझे किसी खास मकसद के लिए नहीं लाया, बल्कि उसके ज़हन में यह खन्नास समा गया है कि मैं कदीम फ़िरौन ही हूँ और अपने ताबूत से जी रूह की हैसियत से निकल भागा हूँ। इस सिलसिले में वह कदीम मिस्री अकीदे का सहारा ले रहा था। जो शख्स अपने अकीदे में इस कदर पुख्ता हो और उस असलियत पर कभी गौर ना कर पा रहा हो कि कदीम फ़िरौन की ममियाँ कम अज़ कम इंसानी अजसाम में फ़रार नहीं पा सकती। ये दूसरी बात है कि उनकी रूहें बरकती फिरती हों, और वो भी एक रवायत के तहत। उसे समझाना आसान काम नहीं था। चुनाचा मैंने अपने प्रोग्राम में कुछ तब्दीली पैदा की और मसहरी पर बैठकर गहरी निगाहों से उसे देखने लगा। फिर मैंने उससे सवाल किया, तुमने मुझे तलाश किया था प्रोफेसर मैथुन? और मैंने जितनी काविशें तेरे लिए की हैं और मेरी खुशबख्ती ने मुझे जिस तरह तुझ तक पहुंचाया था, उसके बाद मेरे लिए यह मुमकिन नहीं था कि मैं तुझ से हाथ धो बैठूं। अजीम अखनातून, कदीम मिस्र के सबसे बड़े फ़िरौन, और तुझे पाकर मैं अपनी तहकीक को रोशनी बख्श सकता था, और जिस तरह तू मुझसे रूठ कर चला गया उसके बाद मैंने सोचा कि खुशबख्ती के दरवाजे मुझ पर बंद हो गए हैं, लेकिन मेरी तलब सादक देख कि बिल आखिर उसने मुझे तुझ तक पहुंचा दिया, और मैं भी उसी पार्टी में शरीक था जो मेरे मुकद्दर में थी। और मैं तुझे दोबारा पालूं और एक बार जो सूरत मेरी निगाह में बस जाती है, शायद मैं उसे मौत के बाद भी फरामोश ना कर सकूं। तो ये किस तरह मुमकिन था कि मैं तुझे पहचान न लेता?
बस मैं जिस तरह तुझे यहाँ लाया उसके लिए मुझे माफ़ कर दे, लेकिन और कोई ज़रिया भी तो नहीं था मेरे पास। हूँ, और अपने इन साथियों को यहाँ से रवाना कर दो, मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर दूँगा। तब मेरे साथ आ, तेरा ताबूत तेरा इस्तकबाल के लिए तैयार है। वो तय खाना जहाँ तूने कदीम किताबें सजा रखी हैं मेरे लिए नफ़रत की जगह है। मैं वहाँ क़याम करना पसंद नहीं करूँगा। अगर ताबूत ही मुझे कैद करना है तो ताबूत ऊपर मंगवा कर किसी और जगह रख दे। अजीम सूरज देवता की तामील हो, प्रोफेसर मैथ्यून ने कहा। मैं तो उसकी बेटी ही को पागल समझता था, लेकिन मेरे ख्याल में हकीकत पसंद थी, जबकि प्रोफेसर मैथ्यून खुद मुझे खिसका हुआ मालूम होता था। पता नहीं उस शख्स की हकीकत क्या है। अगर जो ज़ाहिर कर रहा है वही है तो फिर उसे अहमक बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए उस पर एतमाद कायम करना भी ज़रूरी है, और मैं अपने आप को उसी अंदाज में पेश करके जान बचा सकता था। चुनाचा थोड़ी देर के बाद उसके आदमियों ने उसे इतला दी कि ताबूत कमरे में पहुंचा दिया गया है, और मैं उसके साथ बाहर निकल आया। जिस कमरे में ताबूत पहुंचाया गया था वो बिल्कुल खाली था, फर्श पर भी कोई चीज़ नहीं बिछी हुई थी। प्रोफेसर मैथ्यून के वफादारों ने उसे मकबरा बनाने के तमाम इंतजाम कर दिए थे। चुनाचा अब बखौर दानों में लुबान सुलग रहा था और कमरे की फिजा में हल्की हल्की घुटन पैदा होती जा रही थी। जगह जगह अगरबत्तियां लगा दी गईं, मेरे इस्तकबाल की बेहतरीन तैयारियां की गईं, और जदीद सूट में बलबूस एक शगुफ्ता शख्सियत का मालिक फ़िरौन पहली बार किसी ऐसे ताबूत में दो चार होने जा रहा था जिससे निकल भागने के लिए उसे काफ़ी मेहनत करना पड़ी थी। बिल आकर मैं उस कमरे में दाखिल हो गया और प्रोफेसर मैथ्यून की ख्वाहिश के मुताबिक मुझे ताबूत में ही बैठना पड़ा। इस दौरान मेरा ज़हन बहुत से फैसले करता रहा। अब कमरे में प्रोफेसर मैथ्यून के अलावा और कोई नहीं था। प्रोफेसर मैथ्यून दोनों हाथ सीने से बांधे मेरे सामने खड़ा हुआ था। ये दुनिया का दिलचस्प और हैरत अंगेज तरीन मंजर था। प्रोफेसर मैथ्यून ने गड़गड़ाने अंदाज में कहा, कदी मिस्री सकाफत और दौरे फ़िरौन के बहुत से बाब मेरे ज़हन में खुल चुके हैं, लेकिन अगर अजीम अखनातून मेरी रहनुमाई करे तो मैं वो सच्चा मुहक्किक होऊंगा जो दुनिया के सामने मिस्रियात की इब्तिदा को पेश करेगा। मुझे अपने दौर की दास्तान और अपने उन तमाम कवानीन के बारे में बता जो तेरे दौर में राज थे। मैं खोपड़ी सहलाने लगा। दिल चाह रहा था कि कोई फिल्मी गीत शुरू कर दूं या फिर खाला शहादत को दुआएं देना शुरू कर दूं, लेकिन इस तरह गुलो खलासी नहीं हो सकती थी। मैंने गला साफ किया और कुछ बोलने की कोशिश की तो दफतन मेरे जिस्म में सर्द लहरें दौड़ने लगी और मैं उछल पड़ा। ये रामीस की आमद का ऐलान था, और उससे पहले मैं रामीस से कोई सवाल करता मेरा हलक उससे एक फटी फटी सी आवाज़ बुलंद हुई। मिस्र की 4000 साल तारीख में एक चीज़ नुमाया है। ख़ानदानों और सल्तनतों के अरूज ज़वाल, मरकज़ियत और लामरकज़ियत, अजनबी हमलों और मकामी कामयाबियों, सकाफ़ती तरक्की और इन्हतात, गर्द हर हाल में मिस्री ज़िंदगी का एक तसलसल कायम है। मिस्री मुआशरा जो अहदो क़दामत में कायम रहा, एक ख़ास वादे पर कायम किया गया था। इमरानी मीनार के सबसे बलाई हिस्से में मजहबी पेशवाओं और उमरा का एक छोटा सा तबका था। नीचे मेहनत और मशक्क़त करने वाले लाखों किसान रहते थे। मिस्र की इक़्तिसादी ज़िंदगी नील की तगयानियों से वसलों की तकसीम तक बाकायदा मुनज़्ज़म कर दी गई थी, और हर फ़िरौन के करंदे उसके निगरान थे। ज़मीन फ़िरौन की मलकियत समझी जाती थी, और उसका तक़द्दुस नाम ही से ज़ाहिर है। फ़िरौन के मैनी हैं बैतुल कबीर, यानी वो मबद जिसमें देवता रहता था। फ़िरौन को लामहदूद इख्तियारात हासिल थे। हयात बाद मौत का तस्वर इब्तदायत रखता था, और अहरामीन भी इस इब्तदायत में शामिल हो गए। जिस्म का अकीदा है कि जिस्म एक मज़ा है जिसे का कहते हैं, और मरने के बाद भी इंसान ज़िंदा रहता है। तमाम इशारे उसी का की तरफ खुद मतवज्जा करते हैं। रूह गैर फ़ानी है, और इंसान के लिए बहिश्त दोज़ख दोनों में से किसी का एक का इंतखाब आसान है। यानी अमून रे का कहना है कि जो अज़ल का देवता, गरीब का वज़ीर, जो नापाक नज़रें कबूल नहीं करता और उससे हम कलाम नहीं होता, जो कसम खाता है और उस पर नज़र नहीं डालता, जो सिर्फ वादे करता है और उन्हें पूरा नहीं करता। अमून रे अंगिश्ते शहादत से फैसला करता है और गुनहगार को दोज़ख की जानब और पाक बाज को बहिश्त भेजता है। वो जो सूरज का देवता था, जो रोज़ाना मरता और ज़िंदा होता था, वही तमाम देवताओं का आका और बाप था, और उसकी शबीह हैवानी जिस्म
اور انسانی سروں کی شکل میں موجود ہے، اور یقیناً یہ بات تیری تحقیق میں شامل ہوگی پروفیسر میتھون۔ عظیم اخناتون کا روحوں کی دنیا میں وقار بلند ہو۔ تیرا دور حکومت کون سا تھا؟ پروفیسر میتھون نے کہا، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر ایک زوردار گھونسا اس کی ناک پر رسید کر دوں، اور اس رامیس کو بس کیا ہی کہتا سوائے اس کے خدا سے غارت کرے۔ اور اب اس نے میری زبان پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور اس وقت میری حلق سے اس کی آواز نکل رہی تھی، اور وہی کم بخت اپنے دور کی داستانیں سنا رہا تھا جو بے سروپا تھیں، اور میں تو ان داستانوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور میرے منحوس منہ سے پھوٹا، میرا ظہور 1375 کاف میم اور 1385 کاف میم کی عقیدہ توحید میں ہوا۔ میں نے قرض خورشید کے مذہب کے اشاعت کی، جس کا نشان ایک ٹکیا تھی اور جس میں سے شعائیں نکلتی تھیں، اور ہر شعاع ایک انسانی ہاتھ پر ختم ہوتی۔ دوسرا سورج دیوتا مصریوں اور دوسرے دیوتاؤں کے ساتھ انسانی شکل میں آیا۔ دراصل میرا نام آمنوفس تھا۔ اخناتون آمون کی حیثیت سے مجھے تسلیم کیا گیا۔ یہ اور آمون کی طرح دوسرے دیوتاؤں کا باپ نہیں تھا، بلکہ واحد دیوتا تھا جس کی خواہش تھی کہ انسان نیک کام کرے اور برائی سے بچے، اور میں ہی لائق پرستش تھا۔ میرے افکار تھے کہ انسان لاقانونیت کی طرف سفر کرے، عقیدہ توحید کو قبول کرے۔ میری زبان اس وقت رامیس کے قبضے میں تھی، لیکن جسمانی حرکات پر اس کا کنٹرول قائم نہیں تھا۔ چنانچہ میں غیر محسوس انداز میں جنبش کرنے لگا، اور اس طرح کھڑا ہو گیا کہ پروفیسر کو احساس بھی نہ ہو سکا۔ ہاں، جب میری لات اس کے پیٹ پر پڑی تو اس کی حلق سے ایک دل دوز چیخ نکل گئی۔ رامیس میرے وجود میں بولتے بولتے خاموش ہو گیا تھا، اور اب میں اپنے ذہن پر حاوی ہو چکا تھا۔ پروفیسر بوڑھا آدمی تھا اور میری لات کی ضرب سے دور جا گرا، اور میں نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی اور باہر نکل آیا۔ اس عمارت سے کسی حد تک واقفیت حاصل ہو گئی تھی، اور خوش بختی تھی کہ کسی نے راستے میں مزاحمت کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ صدر دروازے سے باہر نکل کر بھی میں نے رکنے کی کوشش نہیں کی اور بھاگتا رہا، اور کسی اجنبی تھی لیکن راستے بند نہیں تھے۔ بہت دور پہنچ کر رکا، اور سینہ دھوکنی بنا ہوا تھا، اور دوسرے لوگوں کا بھی خیال تھا۔ چنانچہ رک کر سانسیں درست کرنے لگا۔ دوڑنے سے لباس بے ترتیب ہو گیا تھا۔ سانس درست کیا اور حلیہ درست کیا، اور وحشت زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کہاں جاؤں، کیا کروں؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اور دماغ بے راہ امیز کی آواز ابھری، اور میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ سوال میں نے تم سے نہیں کیا، میں گھبرا کر بولا۔ دوستوں کو سوال کرنے سے قبل ہی حقیقت سمجھ لینی چاہیے، اور میں تمہارا دوست ہوں۔ تمہاری جیبیں مقامی کرنسی سے بھری ہوئی ہیں، یقین نہ ہو تو دیکھ لو، اور پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی دوستی پر، اور تم میرے بدترین دشمن ہو۔ اور میں نے چڑچڑے لہجے میں رامیس سے کہا، کمال کے انسان ہو، بھلا میں نے کیا قصور کیا ہے؟ رامیس کی آواز ابھری، رامیس، اگر تم انسانی شکل میں میرے سامنے آ جاتے تو شاید میرے ہاتھوں سب سے پہلا قتل تمہارا ہی ہوتا۔ چلو ٹھیک ہے، اور میں نے اس انسانی شکل میں نہیں ہوں، یہ میری خوش بختی ہے، لیکن رامیس، کیا تم یہ بتانا پسند کرو گے کہ اس نفرت کی وجہ ہے؟ وجہ پوچھ رہے ہو، اور تم نے میری زندگی تلخ کر کے رکھ دی۔ تعجب ہے، میرا تو خیال تھا کہ میں نے تمہاری زندگی میں دلچسپیاں پیدا کر دی ہیں۔ ان دلچسپیوں پر میں ہمیشہ کے لیے لعنت بھیجتا ہوں۔ تمہارے ذریعے جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے مجھے اس سے نفرت ہے۔ اور میں نے دانت کچکچا کر کہا، اس کی وجہ، اور رامیس کا لہجہ بھی سنجیدہ ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے رامیس کہ تم نے میری ذات کو کچل کر رکھ دیا ہے، تم میری شخصیت پر حاوی ہو گئے۔ میں تمہاری مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، اور میں یہ زندگی نہیں چاہتا۔ مجھے جواب دو، جب میں پروفیسر میتھون کے سامنے کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا تو تم میری آواز میں کیوں بول پڑے تھے؟ صرف دلچسپی کی خاطر، اور میں اس کی خواہش کی تکمیل کرنا چاہتا تھا۔ اخناتون کی تاریخ بتائی تھی میں نے، اس کے علاوہ اور کیا کیا تھا میں نے؟ تم خود ہی بتا دو۔ مگر میں جب اخناتون نہیں ہوں تو مجھے اس تاریخ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اور تم نے میری شخصیت کو اس کی نگاہ میں وہی ثابت کر دکھایا ہے جو وہ چاہتا تھا، اور یہ سب کچھ میری مرضی کے بغیر ہوا۔ بتاؤ، اور تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ تمہاری دوستی نے، راماس، تمہاری دوستی نے۔ میں راماس نہیں ہوں، میرا نام منصور ہے، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب تم یہ بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو؟ سب سے پہلے تم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہو رہی تھی۔ تمہاری مرضی ہے راماس۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہاری اور میری دوستی دونوں کے لیے سود مند ثابت ہوگی، لیکن اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، رامیس نے کہا، اور اس کی آواز معدوم ہو گئی۔
मैं चंद लम्हात अपनी जगह खड़ा रहा और जो कुछ मैंने कहा था उस पर शर्मिंदा नहीं था। अमीस ने वाकई मुझे जिज करके रख दिया था। मेरी अब तक की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ था उसने मुझे कम से कम ये कुव्वत ज़रूर बख्श दी थी कि मैं हालात से समझौता कर लेता था। लेकिन अगर कोई मेरी सोच पर हावी हो जाए और मुझे उसकी वजह से वह सब कुछ करना पड़े जो मैं नहीं चाहता था तो मुझे बड़ी मुश्किल पेश आ सकती थी। चुनाचा अमीस से मैंने उसी वजह से इस कदर रुखाई से बात की थी। मैं गर्दन झटकर आगे बढ़ गया और उसके बारे में कुछ सोचना ही फजूल था। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद फिर यह तसव्वुर ज़हन में बेदार हो गया कि अब क्या करना चाहिए, और मेरे लिए ईरान में सर छुपाने का कोई ठिकाना नहीं था। बिला वजह के दुश्मन बन गए थे जो मेरी ताक में थे। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां मैं सुकून से वक्त गुजार लूं। ना जाने किस ख्याल के तहत जेब में हाथ डाला तो हाथ नोटों की गुड्डियों से टकराया और मैंने उसे मुट्ठी में भींच लिया, और इससे कबल ये मेरी जेब में नहीं थे। फिर मुझे अमीस के अल्फाज याद आए। उसने कहा था कि परेशानी किस बात की है, तुम्हारी जेबें भरी हुई हैं। इसका मतलब ये कि अमीस का कारनामा था। दिल चाहा कि गुड्डी निकाल कर बाहर फेंक दूं, लेकिन फिर अक्ल ने साथ दिया। जज्बाती होकर ऐसा कदम उठा लिया तो उसके बाद क्या करूंगा। मैंने दूसरी जेबें टटोली और वाकई उसका कहना दुरुस्त था। अच्छी खासी करेंसी मौजूद थी और ये करेंसी मुझे कम से कम यहाँ कदम जमाने का मौका तो देगी। चुनाचा मैंने उसे एहतियात से अपने पास महफूज कर लिया। उसकी मौजूदगी से ज़रा सी तकवीत हो गई। कम से कम होठों के कमरे में तो छत हासिल हो सकती है। कहीं से सुकून से बैठूं और अपने बारे में सोचूं और फिर कोशिश करूं कि तेहरान छोड़ दिया जाए। चुनाचा मैंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर संभाल कर एक बाज़ार का रुख किया। खदशात तो लातादाद थे। मेरे शनासाओं की तादाद काफ़ी बढ़ चुकी थी। कोई भी टकरा सकता था, लेकिन क्या किया जा सकता था, और मैं अपने चेहरे को तो तब्दील नहीं कर सकता। चुनाचा ये खतरा मोल लेना पड़ा। बाज़ार से मैंने कुछ ऐसी अशिया खरीदी जो फौरी ज़रूरत में काम आ सकती थी। कुछ लिबास, शेविंग बक्स, सूट केस वगैरह वगैरह, और उसके बाद मैं टैक्सी में बैठकर चल पड़ा। ना जाने क्यों जहन में निमरोज़ का ख्याल ही आया था। जाना पहचाना होटल था, लेकिन इस ख्याल के साथ ही फेरीन भी याद आई और फिर एक मुसीबत गले पड़ जाएगी। मैंने सोचा, लेकिन टैक्सी ड्राइवर को होटल के निमरोज़ का पता बता चुका था। चुनाचा टैक्सी निमरोज़ के कंपाउंड में पहुँच कर रुक गई। यहाँ मैंने आज सारे 9 कमरा हासिल किया जो इस मंजिल पर नहीं था जिस पर फेरीन मौजूद थी। बिल्कुल ही अलग थलग था। मुझसे इस सिलसिले में कोई बात पुछ नहीं की गई। पता नहीं बुकिंग क्लर्क मुझे पहचान भी सका था या नहीं, या फिर मुमकिन है कि वो आदमी ना हो जिसने पहले मुझे इस होटल में कमरा दिया था। अपने कमरे में घुसकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और फैसला कर लिया कि अब जो कुछ भी होगा मैं उस पर तवज्जो नहीं दूंगा। ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारूंगा ताकि मुस्तकबिल के बारे में कोई फ़ैसला कर सकूं। कमरे में दाखिल होकर मैंने अपना सामान वगैरह रख दिया और जूते उतार कर मैं सहरी पर लेट गया। थके हुए जिस्म, थके हुए जहन और थके हुए सांप को सुकून देने के लिए कम से कम 2-3 घंटे इसी तरह गुजारे जाने चाहिए थे। चंद लम्हात के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और इजाज़त पाकर होटल का एक मुलाजिम कमरे में दाखिल हो गया। फिर उसने मेरा सामान अलमारी वगैरह में सजाया और टिप वसूल करके चला गया। टिप देते हुए मैंने फिर उन करेंसी नोटों की गुड्डियों का अंदाज़ा किया जो मेरे पास मौजूद थी। जब पोर्टर चला गया तो मैं उन गुड्डियों को गिनने लगा। काफ़ी बड़ी रकम थी जो यहाँ ईरान में नमरोज़ जैसे होटल में मेरे लिए बहुत थी। उसके अलावा भी मैं उस रकम से बहुत कुछ हासिल कर सकता था। रकम के साथ साथ ही रामस का तस्वर भी जहन में आ जाना था, लेकिन मैंने इस सिलसिले में डटाई से काम लिया। यानी उसकी रकम इस्तेमाल करने में मुझे कोई आर ना हुआ, जबकि उसके तस्वर से मुझे मुसलसल नफरत हो रही थी। 2-2.5 घंटे आराम करने से जिस्म और जहन को काफ़ी आराम मिला और उसके बाद मैं उठकर बैठ गया। मैंने रूम सर्विस को फ़ोन करके अपने लिए काफ़ी और कुछ ड्राई फ्रूट तलब किए और थोड़ी देर के बाद मैं पुरख्याल अंदाज में काफ़ी के घूंट ले रहा था। बेहतर यही है कि यहाँ से निकल कर किसी और जगह का रुख किया जाए, लेकिन यहाँ से कहीं जाने के लिए बहुत से लवाजमात दरकार हैं। पता नहीं ईरान में इस किस्म के मामलात की क्या नोयत है। कागजात, पासपोर्ट और इस किस्म की दूसरी चीज़ें हासिल करने के लिए यहाँ क्या बंदोबस्त है, यानी रकम के ज़रिए काम हो सकता है या नहीं। ये सोचना तकरीबन हमाकत ही थी, क्योंकि दुनिया इस वक्त दौलत के जाल में फंसी हुई थी। करेंसी नोट और सोने के टुकड़े इंसान की ज़ात पर हावी हो चुके थे, चाहे वह दुनिया के किसी भी हिस्से में हों। चुनाचा मैंने दिल में सोचा कि मुझे जहानत से काम लेकर
ایسے لوگوں کی تلاش کرنی چاہیے جو مجھے یہاں سے نکال سکیں۔ ویسے میرے لیے یہاں سے نکل جانا ہی بہتر تھا، کیونکہ یہاں جس قسم کے شناسہ پیدا ہو گئے تھے وہ مجھے کبھی سکون نہیں لینے دیں گے۔ رات ہو گئی اور کمرے میں گھسے گھسے طبیعت اکتانے لگی، تو میں نے سوچا کہ کیا حرج ہے اگر تھوڑا سا وقت ڈائننگ ہال میں گزار لیا جائے۔ خطرات تو اس کمرے میں بھی پیش آ سکتے ہیں، لیکن زندگی یہیں تک تو محدود نہیں۔ اس وقت نہ صحیح کل کا دن باہر تو نکلنا ہی ہوگا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ اب میں کسی کی برتری قبول نہیں کروں گا، اور اگر ان لوگوں نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوششیں کی تو زیادہ سے زیادہ یہ کروں گا کہ پولیس اسٹیشن پہنچ جاؤں گا اور اپنا کچا چٹھا پولیس کو بتا دوں گا۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ سزا ہی تو ہو جائے گی، میں اور کر بھی کیا سکتا تھا، اور ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا اب میری اولین خواہش تھی۔ چنانچہ تیار ہوا اور ہوٹل کے ریکریشن ہال میں نکل آیا۔ خطرہ تھا کہ کہیں آئرن فیرین سے نہ ٹکرا جائے، کیونکہ وہ اسی ہوٹل میں مقیم تھی۔ ڈائننگ ہال کی ایک میز پر بیٹھ کر میں نے اپنے لیے ڈنر طلب کیا اور ڈنر کرتے ہوئے فیرین کے بارے میں سوچنے لگا۔ پتہ نہیں فصاحت خاطری کی تلاش میں اس نے جو اشتہار دیا تھا اس کا کیا نتیجہ ظاہر ہوا۔ دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ فیرین میرے لیے اتنی خطرناک نہیں ہے، پھر وہ مجھے اپنے کسی مسئلے میں شریک کرنے کی کوشش کرے گی تو زیادہ سے زیادہ اسے معذرت کرنا پڑے گی، اور میں اسے کہہ دوں گا کہ میں قطعی اس قابل نہیں ہوں کہ کسی کے لیے کچھ کر سکوں، مجھے اس سلسلے میں معاف کر دیا جائے۔ چنانچہ کیوں نہ فیرین سے ملاقات کر لی جائے۔ انسان کو ہمیشہ کسی نہ کسی شناسہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ شناسہ کے تصور سے پھر ایک نام بھی ذہن میں ابھرا، اور اسے صرف نام ہی کہا جا سکتا تھا، کیونکہ راہ امیز کی کوئی شکل تو میرے سامنے نہیں تھی۔ لیکن میں نے اپنے ذہن کو جھٹک دیا اور بازو پر زور سے چٹکی لی۔ مجھے اس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے جو میری ذات پر حکمران بننے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ فیرین ڈائننگ ہال میں نظر نہیں آ رہی تھی، اور ممکن ہے اس نے ڈائننگ ہال کا رخ ہی نہ کیا ہو، اور میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اس کے کمرے میں جا کر اس کا جائزہ لوں، اور اس خیال نے اس قدر شدت اختیار کر لی کہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ فیرین کے کمرے کے سامنے پہنچ کر رک گیا، لیکن کمرہ تاریک تھا اور یقیناً دروازہ لاک ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیرین اس وقت اپنے کمرے میں موجود نہیں۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا تھا، اگر مل جاتی تو نہ جانے کس الجھن میں ڈال دیتی۔ پھر میں وہاں سے پلٹا اور اپنے کمرے کا رخ کیا، لیکن جب میں کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو میری بد نصیبی میرا انتظار کر رہی تھی۔ دو افراد تھے جو دروازے کے نزدیک ہی کھڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے دروازے کا تالا کھول کر اندر داخل ہو جانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ روشنی کر کے میں نے انہیں دیکھا اور میرا سانس رک گیا، اور دونوں کے ہاتھوں میں پستول دبے ہوئے تھے۔ میں نے خونی نگاہوں سے انہیں دیکھا اور گرائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ پستول۔ اور ان میں سے ایک نے نرم لہجے میں کہا، میرے بدن میں گولیاں اتارنا چاہتے ہو تو ایسا کر ڈالو، اور اس کے عوض میں تمہیں خاصی رقم دوں گا۔ میں نے کہا، اور وہ کسی قدر نروس ہو گئے، اور پھر دوسرے آدمی نے کہا، ہم سمجھے نہیں جناب۔ بکواس مت کرو اور فوراً میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ، بہتر آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن ہمیں ذرا باہر تک چھوڑ دیجئے۔ ارے تم انسان ہو یا جانور؟ کیا کتوں کی طرح منہ اٹھاتے ہوئے میرے کمرے میں چلے آئے ہو؟ کہہ دینا کہ ان لوگوں سے کہ اب میں کسی کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوں، سمجھے؟ کوئی بھی ہو، اور میں کسی کے لیے کچھ نہیں کروں گا، چاہے مجھے جان دینی پڑے۔ یہ بات تو ذرا تشویشناک ہے، ایک شخص نے دوسرے سے کہا، اور پھر ترکیب نمبر 2 اس نے کہا اور پستول جیب میں رکھ لیے۔ میں بھی ترکیب نمبر 2 کے لیے تیار ہو گیا تھا، اگر ہاتھا پائی کرنی پڑی تو اسے دریغ نہیں کروں گا، اور میں نے دل میں سوچا، لیکن ترکیب نمبر 2 انتہائی ذلیل ترکیب تھی۔ انہوں نے ایک عجیب سا پائپ نکال کر اس کا رخ میرے چہرے کی جانب کرتے ہوئے ایک بٹن دبا دیا، اور اس میں سے ایک زرد رنگ کی فوار سے نکلی اور سیدھی میرے چہرے پر پڑی۔ میں فوراً پیچھے ہٹا، لیکن ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ فوار خواب آور ہے۔ پیچھے ہٹنے کے بعد میں اپنا توازن کو نہیں سنبھال سکا اور سیدھا زمین پر آ رہا۔ اس کے بعد کوئی احساس ہی نہیں رہا تھا کہ جو کسی قسم کی مدافعت کرتا۔ لیکن زندگی بڑی بدبخت چیز ہے، اگر انسان زندہ ہو تو اسے ہوش بھی آتا ہے، اور ہوش میں آنے کے بعد اسے ذہنی کوفت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک بار پھر مجھے ہوش آیا تو میں ایک مسحری پر ہی تھا، اور سفید چھت پر ایک عدد پنکھا گردش کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اطراف کا ماحول سیدھا سادہ سا تھا، لیکن وہی جو آج میرے ساتھ ہوتا رہا تھا۔ معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، البتہ چہرے بدلتے رہتے تھے،
اور ان دونوں آدمیوں کو بھی میں نہیں پہچان سکا تھا جو میرے کمرے میں آئے تھے اور جنہوں نے مجھے بے ہوش کر کے اغوا کر لیا تھا، اور اب یہ جگہ بھی میرے لیے اجنبی تھی۔ یعنی اس سے پہلے میں کبھی اس جگہ نہیں پہنچا تھا، لیکن معمولات تو یوں کہ توں ہی رہنا تھے۔ چنانچہ میں اٹھ گیا اور میں سحری پر بیٹھ کر گالیاں بکنے لگا۔ جتنی گالیاں یاد تھیں اپنے نامعلوم اغوا کنندگان کو دے ڈالیں۔ اس کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، البتہ اب ذہن یہ سوچنے لگا تھا کہ کس کے جال میں پھنسا ہوں، اور ان لوگوں کے جنہوں نے پہلے اباتش اور عاطف کمال بنا دیا تھا، یا پروفیسر میتھون کے آدمی پھر میرے راستے پر لا گئے تھے۔ کون لوگ تھے یہ اور اس کے بارے میں کیسے پتہ لگے؟ پھر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس واحد دروازے کے پاس پہنچ گیا جو لازمی طور پر باہر سے بند تھا، اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں کی قوت سے دروازے پر آزمانے لگا۔ اتنی زور زور سے دروازہ بجایا کہ دروازے کی چولیں تک ہل گئیں، اور دوسری طرف سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں، اور پھر کسی نے کہا، کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہے ہو؟ دروازہ کھول کر اندر آؤ، میں نے کہا، اور دوسری طرف خاموشی طاری ہو گئی، لیکن کسی نے دروازہ کھول کر اندر آنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ ہاتھوں میں درد شروع ہو گیا، چنانچہ میں نے کسی ایسی چیز کی تلاش شروع کر دی جس سے دروازہ بجانے میں آسانی ہو، اور اس مسحری کے علاوہ کمرے میں کم بختوں نے کوئی ایسی چیز ہی نہیں چھوڑی تھی جس سے دروازہ بجایا جا سکے۔ چنانچہ 2-4 لاتے مزید دروازے کو رسید کر کے مسحری پر آ بیٹھا۔ بیٹھے بیٹھے کوئی 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ دروازے پر آہٹیں سنائی دی اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے خونی نگاہوں سے اندر آنے والوں کو دیکھا۔ یہ وہی دونوں افراد تھے جو مجھے اغوا کر کے یہاں لائے، اور اب انہی کے ہاتھوں میں پستول دبے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں یہاں تک لانے کا مسئلہ دوسرا تھا، اور اس وقت تم نے کوئی گڑبڑ کی تو ہم بے دریغ فائر کر دیں گے۔ میں تمہارے باپ کی ملکیت ہوں، فائر کر دیں گے؟ کیوں؟ آخر کیا چاہتے ہو؟ کون ہو اور مجھے آخر کیوں میرے کمرے سے اغوا کیا گیا؟ اگر اس سلسلے میں تمام معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے آدمی بنو۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں تمہیں آدمی نظر نہیں آ رہا، تم اس وقت کھٹکنے کتے نظر آ رہے ہو۔ اور ان میں سے ایک نے ہنسے ہوئے کہا، اور دوسرا بھی مسکرا پڑا۔ میں نے گرائے ہوئے انداز میں آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس کم بخت نے فوراً ہی فائر کر دیا، اور گولی میرے پیروں کے قریب فرش پر لگی اور پھر اچڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں انہیں دیکھا، اور یہ ذلیل تو جارحیت پر آمادہ نظر آ رہے تھے، اور میں اسی طرح زندگی دینے کا قائل نہیں تھا۔ چنانچہ دماغ معمول پر آتا چلا گیا اور میں خاموشی سے انہیں گھورتا رہا۔ شرافت کے دائرے میں آ جاؤ، تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو۔ میرے لباس کی شاید وہ لوگ تلاشی لے چکے تھے، اس لیے اس کی طرف سے مطمئن تھے۔ نہ جانے کس خیال کے تحت میں نے جیبیں ٹٹولی تو میرے جیبوں میں کچھ نہیں تھا۔ پھر میں گرایا، تم نے میری رقم بھی نکال لی؟ وہ تمہاری امانت ہے، واپس مل جائے گی۔ بہت شریف لوگ ہو تم، چلو۔ اور ان میں سے ایک نے میرے کوٹ کا کالر پکڑ کر آگے دھکا دیا اور پستول کی نال میرے کمر کے ساتھ لگا دی۔ دوسرے آدمی میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ تن بے تقدیر ہو کر میں ان کے ساتھ چلتا رہا۔ یہ عمارت بھی نئی تھی، نہ تو یہ عمارت وہ تھی جس میں مجھے حارث شاہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور نہ ہی پروفیسر میتھون کی رہائش گاہ معلوم ہوتی تھی۔ بہرحال میں نے اس سلسلے میں ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ذہن میں یہی تصور تھا کہ حارث شاہ کے ہاتھ لگ گیا ہوں، لیکن حارث شاہ نے مجھے دوبارہ اغوا کرنے کی کوشش کیوں کی؟ شاید وہ میری طرف سے بدگمان ہو گیا تھا، لیکن اس بدبخت کو کیا پتا کہ میں خود بھی اپنے بس میں نہیں تھا۔ میں تو مصیبتوں ہی کا شکار ہوتا رہا تھا۔ جس کمرے میں مجھے داخل کیا گیا اس کی رہائش گاہ بھی قابل تحسین تھی، لیکن اس میں جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھے۔ ایک دراز قامت شخص جس کا سر درمیان سے گنجا اور اس کا قد معمول سے کچھ زیادہ ہی بڑا تھا، بدن سڈول، لباس انتہائی نفیس، اور اس کے حلیے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بہت ہی دولت مند آدمی ہے اور انتہائی مغرور اور بد دماغ۔ دوسرا شخص جو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا چہرے اندازے کے مطابق مصری نسا تھا، اور میں اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ کیا یہ اس دور کی کوئی داستان ہے جب میں قاہرہ میں مقیم تھا؟ لیکن مصری کو میں خود بھی نہیں پہچان سکا تھا، وہ صورت سے بھی میرے لیے اجنبی تھا۔ دراز قد شخص نے مجھے دیکھتا رہا اور پھر اس نے گردن سے اشارہ کر کے مجھے بیٹھ جانے کے لیے کہا۔ میں تمہارا غلام نہیں ہوں کہ تمہارے اشاروں کی پابندی کرتا پھروں، میں نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس شخص نے عقب میں کھڑے ہوئے دونوں آدمیوں کو دیکھا۔ یہ اسی قسم کی بددماغی کا مظاہرہ کرتا رہا ہے۔ اور ان میں سے ایک نے کہا، ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ۔ دراز قد آمد آدمی نے گونجدار آواز میں کہا اور میری طرف دیکھ کر بولا، شریفانہ انداز میں گفتگو کرنے کے قائل نہیں ہو؟ ہرگز نہیں، تو اس کا بندوبست کیے دیتا ہوں۔
اس نے کہا اور جس میز کے سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا اس کی سطح کے نیچے لگے ہوئے گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ ایک آواز کہیں دور سے سنائی دی تھی۔ میں انتظار کرتا رہا اور پھر رقبی دروازے سے ایک اور آدمی اس کمرے میں داخل ہوا اور وہ آدمی دار بنیان اور چست پتلون میں ملبوس تھا۔ بازوؤں کی مچھلیاں تڑپ رہی تھی اور آنکھوں میں وحشت نظر آ رہی تھی۔ اندر داخل ہو کر علاءالدین کے چراغ کے جن کی مارد دونوں گردن خم کر کے کھڑا ہو گیا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ شرافت سے گفتگو کرنے کا قائل نہیں ہے، کیا تم اسے مجبور کر سکتے ہو؟ 1 منٹ میں بعد اس نے کہا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ اے ہوش حواس میرا ورنہ، لیکن میں ورنہ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکا تھا، اور اس نے آگے بڑھ کر برق رفتاری سے میرے کوٹ کا گریبان پکڑا اور اس کے بعد کم وقت نے مجھے زمین سے تقریباً 1 فٹ اونچا اٹھا لیا۔ ہاں اب لیول میں آئے ہو، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے شیطانیت امید مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فی الحال صرف اتنا کہ مجھے نیچے اتار دو، میں نے کہا، اور اس شخص نے ہنستے ہوئے مجھے اس طرح زمین پر اتارا کہ میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور نیچے گر پڑا۔ اور پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے ایک پاؤں میرے پاؤں کی پنڈلی پر رکھ دیا۔ اے کتے، پیچھے ہٹ، میں نے کہا، اور پنڈلی درد سے ٹوٹی جا رہی تھی۔ اور جب یہ درد ناقابل برداشت ہو گیا تو میں زمین پر لیٹا اور پوری قوت سے دوسرے پاؤں کی ٹھوکر اس کی پنڈلی پر ماری۔ پتہ نہیں میرے اندر اتنی طاقت ہی تھی یا اس وقت غصے میں دیوانہ ہو گیا تھا، اور وہ شخص ایک خوفناک دھار کے ساتھ نیچے جا گرا اور اس کے بعد اپنی پنڈلی پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں پنڈلی کو دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی، اور پھر وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس سے سیدھا کھڑا ہونا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی یا صرف چوٹ لگی تھی، لیکن اس کی کراہیں یہی بتاتی تھیں کہ وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہے۔